एक समय था जब बंगाल को कहा जाता था कि बंगाल जो आज सोचता है भारत वो कल सोचेगा, देश वो कल सोचेगा। लेकिन उसके बाद एक दौर आता है, पॉलिटिकल दौर, ऐसा दौर जब वामपंथ आती है, टीएमसी आती है, और उसके बाद जब बंगाल के लोग दूसरे राज्यों में ट्रैवल करते हैं, जाते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम वेस्ट बंगाल से हैं, तब सामने वाले के चेहरे पर एक क्वेश्चन मार्क आता है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, और उस प्रश्नवाचक चिन्ह में एक सवाल छिपा होता है कि तुम कैसे अलाउ कर रहे हो वेस्ट बंगाल की इस दुर्दशा को, तुम कैसे अलाउ कर रहे हो इस तरीके के पॉलिटिकल सिनेरियो को जो वेस्ट बंगाल के अस्तित्व को ही मिटाने को तैयार है। सामने वाले के पास कोई उत्तर नहीं होता, वेस्ट बंगाल के उन लोगों के पास कोई उत्तर नहीं होता, क्योंकि उत्तर आना था 4 मई 2026 को। उत्तर आता है और वो उत्तर बैलेट बॉक्स में जाता है, बैलेट मशीन पर जाता है, वोटिंग मशीन पर जाता है। नई सरकार का गठन होता है। अब नई सरकार का चलने का या चलाने का तरीका क्या होगा, इसके लिए आपको ज़्यादा मैथमेटिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको समाज शास्त्र या फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चुनाव लड़ने से पहले ही अपने स्टेटमेंट से सब कुछ क्लियर कर चुके हैं कि भाई हमारा लाइन क्या होने वाला है, हमारा वे ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। वो साफ साफ कहते हैं कि भाई हम हिंदू वोट से आए हैं और हिंदू के लिए काम करेंगे, यानी एक हार्ड कोर हिंदुत्व की तरफ वो बढ़ने को तैयार है नई सरकार को लेकर। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगा, 2011 में जब ममता बनर्जी जी अपना सरकार बनाती है, उस समय वो माँ माटी मानुस स्टेटमेंट देती है, नारा देती है और कहती है कि हम एक ऐसा सेकुलर स्टेट बनाएंगे जो एक मॉडल होगा पूरे देश भर के लिए, एक सबक होगा पूरे देश भर के लिए, किस तरीके से इस तरीके से हिंदू मुस्लिम एक साथ रह सकते हैं और एक सरकार जो है वो सेकुलर होकर एक स्टेट को चला सकती है। लेकिन होता क्या है, समय के अनुसार वो माइनॉरिटी तुष्टीकरण में इस तरीके से व्यस्त हो जाती है कि मेजोरिटी को हाशिए पर रख देती है। हाशिए पर क्या कहूँ, अगर वो स्टेज पर खड़ी होती है तो वो सीधा सीधा हिंदुओं को, जो कि मेजोरिटी है इस स्टेट में, उसको प्रताड़ित करती है, ये कहते हुए कि राम ने एक गंदा धर्म लेकर आया। वो कहती है कि अगर हम हट जाएं तो एक कम्युनिटी 12 बजा देगी मेजोरिटीज़ की। इस तरीके से जब वो बयान देने लगती है तो आप जरा सोच कर देखिए कि सामने वाली पार्टी को कुछ नहीं करना था, सिर्फ आकर एक झंडा लगा देना था, और वो झंडा था बीजेपी का। लोगों ने वोट इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनको बीजेपी को लाना था, इसलिए वोट दे दिया क्योंकि उनको टीएमसी को हटाना था। ऑप्शन क्या था? ऑप्शन था बीजेपी। ऑप्शन था एक ऐसी पार्टी जो मेजोरिटी की बात कर रही है। ऑप्शन था एक ऐसी पार्टी जो हिंदुत्व की बात कर रही है। अब आपको अगर हिंदुत्व की परिभाषा समझनी हो या फिर अंतर समझना हो बीजेपी का, तो आप अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार को देखिए या फिर अटल बिहारी के समय का आप कैबिनेट देखिए, उनके स्टेटमेंट्स को निकालिए, आपको दिखेगा कि कैसे उस समय की बीजेपी अलग है इस वक्त की मोदी सरकार से। मोदी सरकार की जो कैबिनेट है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका जो स्टेटमेंट्स है, उससे कितनी अलग थी अटल बिहारी वाजपेयी के बीजेपी की। उसके बाद अब जो फ्यूचर का बीजेपी होने वाला है, जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी है, जिसमें फडणवीस साहब है, जिसमें नायडू हैं, ये आप देखिए किस तरीके से एक नई जो खेप है बीजेपी की वो तैयार हो रही है, जो कि फ्यूचर तैयार करने वाली है। फ्यूचर में भारत को किस दिशा में लेकर जाने वाली है, ये अपने स्टेटमेंट से ही वो बता रही है, जो कि साफ कह रही है। पहले ये साफ नहीं कहा जाता था पॉलिटिकल में कि भाई हमको तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, पहले तो ये कहा जाता था कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी आते हैं जिन्होंने कहा है कि जो हमारे साथ हम उनके साथ, यानी उन्होंने ये भी कहा है कि भाई हम मुस्लिमों को वोट से नहीं आए हैं, मुस्लिमों का वोट टीएमसी की तरफ गया है, हम हिंदू वोट से आए हैं, हिंदू के लिए काम करेंगे, यानी एक ओपन हार्डकोर हिंदुत्व। और अब आपको यही दिखने वाला, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट था ना कहीं कि बंगाल जो आज सोचता है दुनिया या देश कल सोचेगी, अब देखना आप इसी बात को लेकर, इसी एक नारे को लेकर यूपी में जाएंगे 2027 में कि बंगाल ने तो चुन लिया, अब आपकी बारी है, अब आप चुनो। और इसी नारे को वहाँ के यूपी के लोग देखना किस तरीके से वहाँ पर बीजेपी को बहुमत देंगे या फिर बीजेपी को सरकार में लेकर आ जाएंगे। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सोचने की कि किस तरफ से क्या हवा चल रही है, बस आप देखिए ना, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, जो कि अपने चैनल पर हमेशा बात करता हूँ कि जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो कोई नहीं है जो अपने विचार आपको पढ़ा कर या थोप कर जा सकेगा। आपका एक अपना विचार तैयार होगा और आप तर्क करने लायक होंगे। आप सामने वाले से फैक्ट के रूप में बात करना शुरू करेंगे, क्योंकि जब आप फैक्ट के रूप में बातें करते हैं तो आपको ज़्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपको गालियाँ देने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को डिग्रेड करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा फैक्ट सामने रखते हो और फैक्ट का जवाब भी फैक्ट ही होता है, बशर्ते वो सच हो, वो जेन्युइन हो, बनाई हुई ना हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की।
चाहे वो बीजेपी की तरफ से बात करे या फिर टीएमसी की या कांग्रेस की या किसी भी दल की तरफ से बात करे। क्योंकि मैं जहाँ तक हूँ, मुझे कोई पार्टी खाने को नहीं देती है, ना ही मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीज़ों को वो तो जान रहा हूँ ना कि बीजेपी की वजह से अगर लोग कहते हैं कि बंगाल का अस्तित्व तो बचा है, तो कहीं ना कहीं आपको सच्चाई जानने के लिए आपको टीएमसी के उस 15 साल के दौर को देखना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा कि 15 साल में टीएमसी ने किस तरीके से शासन किया है। हो सकता है उनकी राजनीतिक मजबूरी रही हो सत्ता में बने रहने के लिए भी, लेकिन की तो गई ना। जो उन्होंने बोल कर आए थे सत्ता में, वो तो कहीं ना कहीं उनसे चूका, और उस चूक का नतीजा था कि बीजेपी को एक मौका मिला उस मेजोरिटी वोट को सेंट्रलाइज करने का। और जब एक बार बीजेपी सेंट्रलाइज वोट को मजबूत कर लेती है, टारगेट कर लेती है, तो फिर ये बिल्कुल आसान था। कोई एसआईआर नहीं, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं, कोई सेंट्रल फोर्सेस नहीं, सब ने अपना काम किया था। लेकिन एक पार्टी थी जिन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, और जिस वजह से दूसरी पार्टी को ये मौका मिल गया कि मेजोरिटी वोट को सेंट्रलाइज कर लो। और जब मेजोरिटी वोट को सेंट्रलाइज कर लिया जाता है तो माइनॉरिटी वोट की वैल्यू ही नहीं रहती है। क्या वैल्यू रहेगी? एक तरफ आप 75% है और एक तरफ 25% है, तो फिर 25% कहाँ टिक रहा है 75% के सामने वोटिंग में? जब बैलेट बॉक्स पर वो जाएंगे तो आप समझो इस चीज़ को कि आने वाले समय में अगर बीजेपी की आपको दिशा देखनी है देश में या राज्यों में कि वो किस तरीके से अपनी सरकार को लेकर आगे बढ़ेगी, क्या आइडियोलॉजी से आगे बढ़ेगी, तो ज़्यादा मैथमेटिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उनके पुराने स्टेटमेंट्स को देखना शुरू करेंगे ना, और थोड़ा और समझना है तो आप अटल बिहारी के समय से लेकर के आप मोदी जी और फिर योगी जी तक के जो कैबिनेट्स हैं, उन कैबिनेट से आप स्टेटमेंट्स उठाकर देखिए, आपको पिक्चर साफ दिखनी शुरू होगी कि आने वाले समय में राज्य और देश की क्या दशा और क्या दिशा होने वाली है। खैर, मिलता हूँ मैं अगले सेशन में, तब तक सब्सक्राइब फॉलो करते जाना। कोई भी मन में बात होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना।